हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं? यूसीआई डिजिटल की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी को ध्यान में रखते हुए यूसीआई डिजिटल एग्ज़ाम आपके लिए वो चीज़ लेकर के आया है जो यू कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ए परिंदे क्यों जमी पे बैठ के आसमान देखता है। ए परिंदे क्यों जमी पे बैठ के आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, ये दुनिया उसी की है जो नजरों से तूफान देखता है। तो एक बार तूफानी हो जाइए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा गर्मपंथी और उग्रवादी चरण है पार्ट 1। इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आएंगे। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, उग्रवादी चरण। क्योंकि लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तबाही मचा दी थी भारत देश में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनदास, अशफाकुल्ला खां, जतिंदा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहुत ही अच्छे और नेक और कामयाब काम किए, जिससे हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। इसमें से आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे अभिभूत होकर के हमको जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होती है। लेकिन 1905 से लेकर के 1917 ईस्वी की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीय अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1905 का बंगाल विभाजन ये लॉर्ड कर्जन की बहुत बड़ी भूल थी। यानी कि यहाँ पर फूट डालो और राज करो का कॉन्सेप्ट था, डिवाइड एंड रूल। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, दोस्तों याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपका जो बंगाल विभाजन है ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन मतलब एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, ये कॉन्सेप्ट था, दोनों को बांट दिया। लेकिन हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के रूप में रहते थे हमारे हिंदुस्तान में। तो 1905 का बंगाल विभाजन ये बहुत बड़ा निर्णय था आपके लॉर्ड कर्जन का। और भारत देश में 57 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सती प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड बेरेजली का आपका ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, ये ऐसे चीज़ें हैं जैसे लॉर्ड बेरेजली की सहायक संधि जिन्होंने 57वीं क्रांति को भी भड़काया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जो है वो था 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, उग्रवादियों की बात हो रही है यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करना। इसका होगा स्वदेशी आंदोलन। इसका होगा आपका आंसर स्वदेशी आंदोलन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? स्वदेशी आंदोलन नहीं था। इसको बोलते हैं होम रूल। होम रूल का संस्थापक जो भारत देश में है सुशासन का, वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत का जनक है बलवंत राय मेहता को माना जाता है भारत देश में, ये भी आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन मतलब होता है होम रूल। होम रूल मतलब होता है खुद का शासन। होम रूल का मतलब होता है खुद का शासन, स्वतंत्र शासन कह सकते हैं आप। सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्र शासन। स्वतंत्र शासन को हम होम रूल कहते हैं। ठीक है, और 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय वो और क्या नाम श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा आपकी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक विल बी राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। लाल बाल पाल उग्रवादी में आते हैं, बिपिन चंद्र पाल भी आपके उग्रवादी में आते हैं, लाला लाजपत राय भी आपके उग्रवादी में आते हैं। लाल बाल पाल में एक सवाल आपकी एग्जाम में आता है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो आपका लाला लाजपत राय बने हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा दोस्तों, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दोस्तों, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई हैं तो वो आपके हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जब भारत देश से भूमिगत होकर के इनको नजरबंद कर दिया गया था, जब भूमिगत होकर के विदेश गए थे, सबसे पहले काबुल पहुंचे थे, पेशावर होती है काबुल पहुंचे थे, तब इनका नाम था जियाउद्दीन पठान। जियाउद्दीन पठान के नाम से इन्होंने वीज़ा बनवाया था, तब ये भारत से बाहर गए थे। ठीक है, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं, बहुत देशों में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। एमिली सेकल इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष अगर कोई थी तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं दोस्तों, पहली। और भारत की अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो वो होगी आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे पहले किस महिला ने संबोधित किया था, तो वो थी आपकी कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली ने याद रखिएगा सबसे पहले 1890 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया था। तो आपकी श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए, ये आयरलैंड की लेडी थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। ये आयरलैंड की लेडी थी और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, याद रखिएगा। ये आयरलैंड की लेडी थी। इनको आयरिश लेडी भी कहा जाता है। इनको आयरिश लेडी भी कहा जाता है। इनको आयरिश लेडी के नाम से भी, इनको आयरिश लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरिश लेडी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एनी बेसेंट को। विजयलक्ष्मी पंडित देश की पहली महिला हैं जो आपकी यूएनओ में महासभा की अध्यक्ष बनती हैं। विजयलक्ष्मी पंडित देश की पहली महिला है जो यूएनओ में महासभा की जनरल असेंबली की महासभा की अध्यक्ष बनती हैं। ये आपको विशेष याद रखना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, और मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा। दोस्तों, मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा भी बहुत लोकप्रिय हैं। मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा ने 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडे को लहराया था। ये आपको विशेष याद रखना है कि विदेश में झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है? वो है आपकी मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा को एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा को स्वतंत्रता संग्राम की मां कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की मां कहा जाता है, याद रखिएगा। मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा को स्वतंत्रता संग्राम की मां कहा जाता है। और इन्होंने 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडे को लहराया था। भारतीय झंडे का जो
प्रारूप है वो पिंगली बेकैया ने बनाया है। भारतीय तिरंगे का ऊपर का सबसे पहला है केसरिया रंग, दूसरा है आपका सफ़ेद, तीसरा है आपका हरा, और जो आपका चक्र है वो आपका है नेवी ब्लू। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है। केसरिया आपका बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद आपका शांति का प्रतीक और हरा आपका प्रगतिशील का प्रतीक है। ठीक है, तो इसके आगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिलीव राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बड़ा सिंपल है, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड डफरिन तो 1885 में थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और लॉर्ड हार्डिंग तब थे जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी दोस्तों लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी, अमेरिका में की थी। याद रखिएगा। पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, विपिन चंद्र पाल। हरदयाल इसका सही आंसर होगा। हरदयाल नहीं थे, पी मित्रा थे, बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्र पाल थे गदर पार्टी के, क्योंकि ये उग्रवादी पार्टी थी। ये उग्रवादी पार्टी थी, याद रखिएगा, उग्रवादी पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दोस्तों इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन ये दुर्भाग्य से बच गए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह होंगे नहीं, और आपके विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष होंगे नहीं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सवाल है। अरविंद घोष ये आपका होगा नहीं, महात्मा गांधी आपका होगा नहीं, सुभाष चंद्र बोस आपका होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो आपके ये 3 ऑप्शन आपके होते हैं गलत, और आपका सही ऑप्शन होता है डी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों महात्मा गांधी एक ऐसी व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा जाता है। मलंग बाबा कहा जाता है। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा जाता है। महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि कहा जाता है। भंगी शिरोमणि कहा जाता है। भंगी शिरोमणि कहा जाता है। महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि कहा जाता है। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा जाता है। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा जाता है। भिखारियों का राजा कहा जाता है। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। आपको याद रखना है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। भर्ती करने वाला
करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, बापू, मलंग बाबा, भंगी शिरोमणि, भिखारियों का राजा, वनमैन, बाउंड्री फोर्स, और महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है। देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है। देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये लॉर्ड माउंटबेटन, ये वो क्लीमेंट एटली विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है, मलंग बाबा कहा जाता है, भंगी शिरोमणि, भिखारियों को राजा, वनमैन, बाउंड्री फोर्स, भर्ती करने वाला सर्जेंट, विदेशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, और ये इनको दो महात्मा भी कहा जाता है। दो महात्मा भी कहा जाता है। दो महात्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो महात्मा भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है? कर्मवीर योद्धा कहा जाता है। कर्मवीर योद्धा कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, आप याद कर लोगे, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महात्मा गांधी को क्या क्या कहा जाता है, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे आपके सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, और बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट है, एक मार्ले मिंटो है। तो मार्ले मिंटो आपका 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था, और 1919 में आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1935 में आया था आपका भारत शासन अधिनियम, और 1942 में आया था आपका भारत छोड़ो अधिनियम। तो 1909 में आया था आपका मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा आया था? मार्ले मिंटो एक्ट, यह आपका आया था 1909 में। 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1935 में आया था आपका भारत शासन अधिनियम। 1935 में आया था, और इसी के तहत आपके देश को, ये एक तरह का संविधान था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत भारत देश को 15 अगस्त 1947 तक चलाया गया था, जब आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, याद रखिएगा। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। मैं आपको प्रस्तावना सुनाना चाहूँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 कृमि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारत देश की प्रस्तावना है, जिसको 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, और संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो आत्मा और हृदय कहा है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत प्रसार अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार।
मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको लिख भी दिया था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? सांप्रदायिक 1892 का भारत प्रसाद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर होगा 1909। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। याद रखिएगा भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में की गई थी, ये आपको रखना है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? कितना प्यारा प्रश्न है ये। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर कोई थे तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रानाडे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एम.जी. रानाडे किसके गुरु थे? एम.जी. रानाडे के एम.जी. रानाडे एक और व्यक्ति के गुरु हैं, वो हैं आपके ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के भी गुरु आपके एम.जी. रानाडे ही थे, ये भी आपको याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने 1923 ईस्वी में, जब आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में 100% ये सवाल आएगा, वादा करता हूं दोस्त, याद रखना। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? भारत देश के पहले गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया सवाल है। भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं आपके ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 567 देशी रियासतों को एक किया था। 567 देशी रियासतों को एक किया था। 567 देशी रियासतों को एक किया था, वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, याद रखिएगा, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर संबोधित किया था। सरदार कहकर संबोधित किया था, लेकिन सरदार सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था। सरदार सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इनको सरदार कहकर संबोधित किया था, लेकिन उपाधि जो है वो दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा माना जाता है, अगर ये देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर का मसला उसी समय सुलझा दिया जाता, ठीक है, अनुच्छेद 370 होता है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष एक ऐसे व्यक्ति थे, पहले ये क्रांतिकारी थे, उग्रवादी विचारधारा में शामिल थे। लाला लाजपत राय के साथ काम किया, बिपिन चंद्र पाल के साथ में काम किया, बाल गंगाधर तिलक के साथ में काम किया, और अंतुगत्वा इन्होंने पवनर आश्रम में इन्होंने भक्ति जीवन व्यतीत किया। ये अरविंद घोष हैं आपके, इसका आंसर अरविंद घोष होगा। अरविंद घोष ने किताब लिखी है लाइफ डिवाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किताब के लेखक कौन हैं? मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लाइफ डिवाइन लेखक के किताब के लेखक है अरविंद घोष, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक
आगरकर और लाला लाजपत राय ये नहीं होंगे, अरविंद घोष आपके होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैट्रियट। पैट्रियट। पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे बसा है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे बसा है। पेरिस को फैशन सिटी कहा जाता है। पेरिस को फैशन सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, फैशन सिटी कहा जाता है। और पेरिस में ही आपका क्या है, पेरिस में ही आपका है एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर है। एफिल टावर है पेरिस में ही। और ये आपका फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, जहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, जहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यानी कि पेरिस जो है वो सीन नदी किनारे स्थित है। पेरिस को फैशन सिटी कहा जाता है। पेरिस में एफिल टावर स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। और इन्होंने पैट्रियट पत्र का संपादन किया था। सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया।